बच्चों बीबीएम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 परिवर्तनशील पृथ्वी चैप्टर 2 भूगोल का जो है आज महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। देखिए, जो इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न थे 1 नंबर और 2 नंबर और 4 नंबर का 3 नंबर का, तो सारे प्रश्नों को मैं अलग किया हूँ और उसका आंसर भी साथ ही साथ तैयार किया हूँ। तो आशा है कि आप लोग के पहले यूनिट टेस्ट और फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ये क्या महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आप लोग एक बार जरूर ही देख लीजिएगा। अगर फेयर नहीं बनाया तो बना लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अपसारी या गठनकारी प्लेट किसे कहते हैं? देखिए, ये जो है विपरीत मुखी प्लेट क्षेत्र को अपसारी अथवा गठनकारी प्लेट क्षेत्र कहा जाता है। तो ये देखिए, अब पृथ्वी पर कुल कितने प्लेट है? पृथ्वी पर कुल कितने प्लेट है? तो 6 प्लेट है। अब उसके बाद देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्लेट की औसतम मोटाई कितनी है? मतलब वो जो प्लेट है उस प्लेट की औसतम मोटाई कितनी है? कितनी है? 70 से 150 किलोमीटर है। देखिए, किस प्लेट को विनाशकारी प्लेट क्षेत्र कहा जाता है? किस प्लेट को जो है विनाशकारी क्षेत्र प्लेट कहा जाता है? ये बात करें तो देखिए, प्रशांत महासागरीय प्लेट को क्या कहा जाता है? विनाशकारी प्लेट कहा जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, प्राचीन भंगीर पर्वत का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ है? तो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। नवीन भंगीर पर्वत का निर्माण कितने वर्ष हुआ है? तो 1 से 1.2 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। लावा निर्मित पत्थर के नाम लिखो। मालभूमि। देखिए, सक्रियता के आधार पर अग्नि गिरियों कितने भागों कितने प्रकार के हैं? देखिए, अगर जाके सक्रियता के आधार पर बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार का नाम मैं अगले प्रश्नों में बताया हूं। देखिए, 1960 में चिली में आने वाली भूकंप की तीव्रता कितनी थी? ये देखिए, ये एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले बार जो ये पूछा था तो 8.5 हो जाएगा भूकंप की तीव्रता जो थी। देखिए, उसके बाद जो है प्रश्न कि पृथ्वी पर 70% भूकंप किस क्षेत्र में आता है? तो प्रशांत महासागरीय अग्निवलय क्षेत्र में ये 70% जो भूकंप है पूरे विश्व में जितना आता है उसका 70% जो भाग है वो प्रशांत महासागरीय अग्निवलय में ही आ जाता है। उसके बाद पैन खलासा किसे कहते हैं? 30 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का स्थल भाग एक विशाल भूखंड के रूप में स्थित था और इनके चारों ओर एक विशाल महासागर था जिनका नाम था पैन थलासा। उसके बाद देखिए, ये जो है प्लेट संचलन सिद्धांत कब दिया गया? 1960 के अंतिम वर्षों में प्लेट संचलन सिद्धांत द्वारा भूगर्भशास्त्री के क्षेत्र में युगांतर परिवर्तन घटित हुआ। मतलब कब दिया गया था? तो 1960 में। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 13वां नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए, निक्षेपण किसे कहते हैं? देखिए, कुछ क्षेत्रों में प्लेट परस्पर घर्षण करके आप आसपास अग्रसर हो जाती है, फलस्वरूप भूकंप, दरार इत्यादि की सृष्टि होती है। इस क्षेत्र में प्लेट में ना तो ध्वंस और ना ही सृष्टि होती है, इसे ही निक्षेपण कहते हैं, क्षेत्र कहा जाता है। इतना लिख दिया तो हो जाएगा। उसका देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन जो है कि किस प्रकार भंगिल पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है? किस प्रकार भंगिल पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है? देखिए, उत्तर, दोनों प्लेट में से एक समुद्री और एक महादेश के भीतर के मध्य में भांज करके भंगिल पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है। भाग करके क्या होता है? भंगिल पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन, देखिए, अभिसारी या विनाशकारी प्लेट किसे कहते हैं? अब देखिए, दोनों प्लेट महासागर के भीतर संघर्ष के फलस्वरूप मध्य में संकीर्ण समुद्र का पॉलीभौज करके भंगी पर्वत का निर्माण होता है। इस पर्वत का प्रकार से यूरेशिया और भारतीय इन दो महादेशों के प्लेट के मध्य ग्रसिन टाग्रिसिन सागर का पुली भांज करके हिमालय पर्वत की सृष्टि हुआ। इस प्रकार के परस्पर प्लेट के क्षेत्र का अभिसार अथवा विनाशकारी प्लेट क्षेत्र कहा जाता है। इतना लिखे तो हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, नवीन भंगिल पर्वत का नाम। अगर नवीन भंगिल पर्वत का नाम का बात करें तो क्या है? रॉकी, एंडीज, अल्पस और हिमालय। अब प्राचीन भंगिल पर्वत के नाम क्या है? अपेशियन, अरापल्ली, उराल। ये 3 पर्वत है, पर्वतों के नाम है। ये प्राचीन भंगिल पर्वत है और ये नवीन भंगिल पर्वत है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन में।
देखिए अग्निगिरी या ज्वालामुखी किसे कहते हैं? अग्निगिरी या ज्वालामुखी, देखिए ये थोड़ा दिख नहीं रहा तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, सुन लीजिए। भूगर्भ में स्थित सांद्र मैग्मा, मैग्मा गैस, जलीय वाष्प किसी गहरे किसी दरार या गहराई से वो बाहर निकलती है, इसे ही क्या कहते हैं? अग्निगिरी या ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब कि ये देखिए अंदर में है, समझ लीजिए, ये देखिए पहले इस प्रकार हम लोग समझेंगे। ये जो है समझ लीजिए ये भूमि है, ये भूमि है, तो इसको लिखेंगे अंदर में ये मैग्मा, यहाँ पे मैग्मा स्थित है, ये मैग्मा स्थित है, यहाँ पे मैग्मा स्थित है। ये क्या होगा, ये बाहर निकलने के लिए क्या करती है? किसी दरार या गड्ढे पर्वत से, ये समझ लीजिए यहाँ पे ऊपर में पहाड़ है, ये क्या है? पहाड़ है, ये पर्वत है, ये पर्वत है ना, इससे क्या होगा? अंदर से निकलेगा, ये निकलने के साथ तो ये क्या बोलेंगे? इसी का भूगर्भ में स्थित मैग्मा, जलवाष्प, धूलकण और क्या होते हैं? ये उत्तप्त होकर के क्या होते हैं? किसी दरार, ये समझिए कि यहाँ पे फट गया, ये दरार के माध्यम से, यहाँ पे ये दरार के माध्यम से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ये दरार के माध्यम से जो बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलना ही, इससे जो पर्वत से जो बाहर निकलती है, इसी को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो कैसे लिखिएगा? जब किसी दरार या ज्वालामुखी के मुख से क्या होती है? लावा निकलती थी, इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ये देखिए अब अगले अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कि अग्नि पर्वत किसे कहते हैं? अग्नि पर्वत किसे कहते हैं? देखिए अग्निपात के समय उद्धृत पदार्थ किसी गहरा या दरार से बाहर की ओर निकलता है। इस तरह बार बार होने वाले अग्निपात के इसके चारों ओर उच्छिप्त पदार्थ के जमा होने से शंकु की आकृति बन जाती है। इस प्रकार यहाँ शंकु आकार के पर्वत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, देखिए तो है, तो अग्निपात से बने इस पर्वत को अग्निय पर्वत कहते हैं। इस अग्निपात से बने पर्वत को, इस पर्वत को क्या कहते हैं? अग्निय पर्वत कहते हैं। उसके बाद देखिए अग्निय पर्वत के नाम लिखो। जापान का फ्यूजियामा, इटली का क्या है? वेसा वियस, भारत का बैरल, इंडोनेशिया का काकातोआ तोया, ये सब क्या है? अग्निय पर्वत के नाम है। ये जापान का फ्यूजियामा बहुत याद रखिएगा, ये बहुत ही बार पूछा जाता है। भूपृष्ठ की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? सृष्टि के समय के आरंभ से ही पृथ्वी पर एकाधिक भू गठन की प्रक्रिया चल रही है। भूगर्भ में अचानक आने वाले कोई अलोड़ या इसके कारण होने वाले अग्निपात एवं भूकंप ऐसे ही गठन की प्रक्रिया होती है, इसे ही भूगठन प्रक्रिया कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? इसके उदाहरण देखिए, पहले जो इसका है हम लोग क्या कर लेंगे, इसका उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे क्या है? सिसिलीर, स्टुम्बी, एंटोना, हवाई द्वीप का ये सब पर्वत जो है, ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। मतलब कि इसमें अभी भी सक्रिय मतलब होता है कि अभी भी इसमें क्या हो रहा है? ज्वालाएं निकलती रहती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। के नाम है। अब देखिए इसका परिभाषा देखिए, अब देख सकते हैं कि मोना लोया क्या है? कालीठियन, भारत का बैरन, इन अग्निगिरी के निर्माण काल से ही इनसे लगातार अधिकांश अग्निपात होता है। मतलब इसमें अभी भी क्या होगा? अधिकांश में अग्निपात होता है। इन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अब देखिए सुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? इनके नाम लिखो। जापान के फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का काकातोया, इटली का अग्निपात के पश्चात अनेक समय तक निष्क्रिय है। इस कारण इन्हें सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। देखिए इसमें क्या है? अब नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुप्त ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? उनके नाम लिखो। अब देखिए मृत ज्वालामुखी, जैसे कि उसमें सुसुप्त में ये बंद हो गया है, ये मृत में क्या पहले हुआ करता था इसमें, अब फिलहाल इसमें ज्वालामुखी क्या होती है? लावा का। देखिए मैक्सिको का पारकुटीन, हवाई द्वीप का मोना लोया, इन ज्वालामुखी से अतीत में तीव्र विस्फोट हुए हैं, लेकिन भविष्य में इनमें अग्निपात होने की संभावना कम है। इस कारण इन्हें मृत ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब ये मृत हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मृत ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। उसके बाद देखिए यह है ज्वालामुखी पर्वत की विशेषता को लिखो। अब ज्वालामुखी पर्वत का क्या क्या विशेषता होता है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। पृथ्वी के निर्माण काल से ही करोड़ों करोड़ों वर्षों से अग्निपात होते आ रहे हैं।
क्या है, तत्क्षिप्त लावा भस्म अग्नि पदार्थ धीरे धीरे जमकर एवं कठोर होने से भूपृष्ठ का अधिकांश अधिकांश भाग निर्मित हुआ है। इतना लिखिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला विशेषता हम लोग देखेंगे। इन ज्वालामुखी पर्वतों के अग्नि उद्गार से निकलने वाली जलीय वाष्प से संघनित होकर वर्षा होने से सागर या महासागर का निर्माण होता है। विभिन्न भूतात्विक युगों में ऐसे अग्नि उद्गार के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान नियंत्रण होकर वर्तमान के अनुकूल स्थिति में परिवर्तन हुआ है। ये सबसे है। देखिए अग्निपथ कैसे होता है, अग्निपथ कैसे होता है। देखिए भूगर्भ में अत्यंत उत्तप्त अवस्था में है। गुरुमंडल से 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान में शिला स्वाभाविक रूप से द्रव में परिवर्तित हो जाना चाहिए, लेकिन ऊपर स्तर के प्रबल चाप के कारण यहाँ गलनांक बढ़ जाता है। इसके कारण शिला आंशिक रूप से पिघलकर अर्धगलित पदार्थ बन जाता है। ये क्या होता है, अर्धगलित, मतलब पूरा गलता नहीं है बल्कि आधा गल जाता है। अवस्था में प्लास्टिक की तरह प्रभावित होते रहती है। देखिए ये एक्टिविटी टास्क था, उस समय भी दिया गया था और आप लोग के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आ किसे कहते हैं। देखिए इंडोनेशिया के अग्निगिरी में गहरा सांद एक प्रकार का लावा निकलता है। हवाई द्वीप की भाषा में इस द्वीप का नाम आ है। देखिए ना, ये भाषा वहाँ का स्थानीय नाम के अनुसार इसका रखा गया है। उसके बाद देखिए पाहो किसे कहते हैं। हवाई द्वीप पुंज के अग्निगिरी से अत्यंत पतला लावा निकलता है, काफी दूर तक प्रवाहित है। पतला लावा निकलता है और काफी दूर तक वो क्या हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है। इसे ही हवाई द्वीप की भाषा में पाहो कहते हैं। भूकंप केंद्र किसे कहते हैं, इसकी गहराई कितनी है। देखिए भूपृष्ठ के नीचे जिस स्थान से भूकंप का उद्गार होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। देखिए इसकी गहराई कितनी होती है, तो देखिए जाता है। अधिकांश भूकंप के केंद्र 50 से 100 किलोमीटर की गहराई में स्थित होता है। भूकंप उपकेंद्र किसे कहते हैं। देखिए अब ये भूकंप उपकेंद्र क्या है। भूकंप के ठीक उद्रमुखी दिशा में भूपृष्ठ के जिस बिंदु पर भूकंप तरंग सबसे पहले पहुंचती है उसे भूकंप का उपकेंद्र कहते हैं। देखिए भूकंप तरंग किसे कहते हैं। अब आया भूकंप तरंग किसे कहते हैं, तो भूकंप उत्पत्ति केंद्र उपकेंद्र से पृथ्वी के अनेक स्थानों पर तरंग के समान कंपित का प्रसार होता है। इन तरंगों को भूकंप तरंग कहते हैं। इन तरंगों को क्या कहते हैं, भूकंप तरंग कहते हैं। इतना लिखिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए भूकंप तरंग कितने प्रकार के होते हैं। भूकंप तरंग जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उसके बारे में लिखो, उसके बारे में अब जानेंगे। देखिए तीनों प्रकार के बारे में हम लोग ये जानेंगे। देखिए प्राथमिक तरंग, इसमें देखिए प्राथमिक तरंग सबसे द्रुत गति 6 किलोमीटर से अधिक से भूपृष्ठ पर सबसे पहले पहुंचता है। कठोर तरल गैसीय पदार्थ से गुजरती हुई यह तरंग संकुचित और प्रसारण प्रक्रिया द्वारा प्रवाहित होता है। अब देखिए द्वितीय अनुगामी तरंग पी तरंग के उपरांत भूपृष्ठ पर पहुंच जाता है। मात्र तरल और गैसीय पदार्थ के मध्य से प्रवाहित हो सकने वाली तरंग क्रमशः ऊपर नीचे गिरती प्रसारित होती है। अब उसके बाद देखिए भूकंप केंद्र से भूपृष्ठ पर लगातार 2 तरह की तरंगों का संचार होता है, जिसे पृष्ठ तरंग कहते हैं। इन्हें लंब तरंग एवं रैल्फ तरंग कहते हैं। इन पृष्ठ तरंगों के कारण ही अधिकांश क्षति होती है। इतना लिखिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो है, देखिए सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं। भूपृष्ठ पर कंपन के परिणाम का पता सिस्मोग्राफ नामक यंत्र लगाया जाता है। सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं, जिससे भूकंप का कंपन का तरंग का पता लगाया जाता है, उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। रिएक्टर स्केल कैसे होता है। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता और हानि का परिणाम ज्ञात किया जाता है। अब देखिए प्रशांत महासागरीय अग्निवलय के बारे में क्या जानते हो। प्रशांत महासागरीय अग्निवलय के बारे में क्या जानते हो, उसके बारे में लिखना है। तो देखिए है पृष्ठ के पृथ्वी के अधिकांश जीवांत ज्वालामुखी प्रशांत महासागर को चक्र की तरह घेरे हुए हैं। इसी कारण प्रशांत महासागर के अब देखिए जो है के दोनों तटीय क्षेत्रों में अग्निवलय होने के कारण प्रशांत महासागरीय अग्निवलय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए
कहा जाता है। पृथ्वी के 70% भूकंप इसी वलय क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है भूकंप की विपत्ति काल में व्यवस्था कोल किया, मतलब किस प्रकार व्यवस्थित हो सकते हैं। देखिए पहला जो है घर के क्षतिपूर्ति आपूर्ति जगह को चिन्हित करो, विपत्ति की पूर्व परिकल्पना करे, जरूरत की चीजें सजा कर रखना, मतलब जो भी जरूरतमंद सामान है उसको क्या करना है, सजा के रखना है। जैसे ही भूकंप आया उस समय उसे लेकर बाहर निकलने की कोशिश करना। घर के अंदर अंदर के दुर्बल स्थानों की मरम्मत करना, जहाँ पे भी कमजोर है घर के अंदर तो उन जगहों को क्या करना चाहिए, मरम्मत करना चाहिए। भूकंप के समय किसी ठोस या टिकाऊ छत के नीचे आश्रय लेना चाहिए। कंपन रुकने पर आघात विनाशकारी का अनुसंधान करना चाहिए। विपत्ति की परिकल्पना और व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद देखिए हम लोग 37वां नंबर क्वेश्चन में जो जानेंगे, देखिए यहाँ पे भूकंप आने से तुम कौन कौन सी प्राथमिक व्यवस्था करोगे, मतलब आप जो एक छात्र हैं, छात्र होने के नाते आप क्या क्या कीजिएगा। घर के सभी दरवाजे खिड़की बंद कर घर के अंदर रहोगे। देखिए पहला। दूसरा क्या है, घर के किसी टेबल के नीचे छिप जाओगे, मतलब जो टेबल या जो बेड है आपका जहाँ पे मजबूत है वहाँ पे जाकर के क्या करना है, छिप जाना है। जितना जल्दी हो सके घर या स्कूल से निकल कर किसी खुली स्थान पर चले जाओगे, मतलब जहाँ पे भी खुला स्थान है वहाँ पे आप लोग को क्या करना है, चला जाना है। उसके बाद घर के बाहर निकलने के पहले जरूरी कागजातों को संभाल कर रखोगे, मतलब जो भी घर का जरूरतमंद कागज है, जरूरी कागज है, उसको क्या कीजिए, निकाल लीजिए, संभाल कर रख लीजिए, तभी घर से निकलिए, नहीं तो बाद में कागजात के लिए क्या होगी, बहुत ही परेशानी होगी। इतना कर लीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए यही जो है हम लोग 38 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जाने। आशा है कि आप लोग को भी अच्छा लगा होगा।